बुलेटिन में अब बात करेंगे बिहार चुनाव की। तो बिहार में कल दूसरे और अंतिम चरण का मतदान है, लेकिन इससे पहले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आवास से लगातार अधिकारियों को फोन किए जा रहे हैं। तेजस्वी के मुताबिक कई अफसरों को चुनाव प्रभावित करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी शासित राज्यों से 208 कंपनियां चुनाव ड्यूटी के लिए बाहर भेजी गई है। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि जब दूसरे राज्यों में भी पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद है तो सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों से ही कंपनियां क्यों आई। कई बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है, निर्देश दिए गए हैं, अपने रेंज का देखना है, उनको कहाँ डिस्टर्ब करना है, किन किन व्यक्तियों को चुनाव से पहले उठाना है। मतलब सीएम हाउस से भी एकाध रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा लगातार फोन जा रहा है बड़े बड़े जिला के अधिकारियों को, रेंज वाले जितने अधिकारी हैं, बुलाया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है। तो ये बौखलाहट बताती है कि ये लोग जाने वाले हैं। आपको हम इंटरेस्टिंग डेटा बताना चाहते हैं जो इलेक्शन कमीशन ने अमित शाह जी के निर्देशों पे शायद किया होगा। ये आंकड़ा भाजपा या एनडीए शासित इन राज्यों से आए हैं जवान। उत्तर प्रदेश से 40 कंपनियां, गुजरात से 27 कंपनियां, यानी कुल 208 कंपनियां। चलिए देखिए, यानी 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों से उनकी पुलिस आई है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव को आरोपों का पलटवार किया है। विजय सिन्हा ने कहा है कि जनता इन लोगों को नकार चुकी है और जब तेजस्वी यादव भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। ये अराजकता के द्वारा जातीय ध्रुवीकरण की सिर्फ राजनीति करते हैं, सिर्फ एक माहौल खड़ा करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, झूठ का वातावरण। जनता नकार चुकी है, पहला फेज में घबराहट में है, परेशान है। 14 तारीख को रिजल्ट बता देगा कि आपको जनता ने नकार दिया है। और जितना भ्रम और झूठ का वातावरण आपने जो स्लीपर सेल के द्वारा हर जिले में माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया, सफल नहीं हो सके। जातीय ध्रुवीकरण का खेल आपका बंद हो गया। अगली बड़ी खबर दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पुलिस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 360 किलो विस्फोटक बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही असॉल्ट राइफल और कारतूस भी मिला है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहां पे छापा मारा है और गिरफ्तार डॉक्टर का नाम मुजम्मिल शकील है। $360 किलो ज्वलनशील पदार्थ, असॉल्ट राइफल, मैगजीन, पिस्तौल और जिंदा कारतूस। हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से इतनी बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ और हथियारों की बरामदगी से पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बड़े दहशत फैलाने के मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। इसमें डॉक्टरों की संलिप्तता सामने आई। इस मामले में डॉक्टर मुजम्मिल, एक मौलवी और एक दूसरे डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के कमरे से आतंकी वारदात में इस्तेमाल होने वाले कई सामान बरामद किए गए, जिसमें 360 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुए जो संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। यही नहीं, आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले 20 टाइमर बैटरी के साथ 24 रिमोट भी मिले। क्या ये 20 जगहों पर ब्लास्ट करने की साजिश थी? 8 बड़े सूटकेस, 4 छोटे सूटकेस भी मिले हैं। क्या ये सूटकेस बम बनाने की तैयारी थी? इसके साथ ही डॉक्टर के कमरे से एक असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन, पिस्तौल और 83 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। छापेमारी में पुलिस को डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे से लगभग 5 किलो भारी धातु, वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरी और दूसरे गैर कानूनी सामान भी बरामद हुए हैं, जो किसी बहुत बड़ी आतंकी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। इस मामले में आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उसके ठिकाने से जो सामान मिला है
वो किसी बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा करता है। इसी के तहत जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के रहने वाले डॉक्टर आदिल अहमद को पुलिस ने यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। आदिल पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करता था। 1 साल पहले वहां से इस्तीफा देने के बाद सहारनपुर में प्रैक्टिस कर रहा था। यहीं से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जब आरोपी आदिल से पूछताछ हुई तो उसकी निशानदेही पर सबसे पहले अनंतनाग के एक सरकारी लॉकर से AK-47 बरामद हुई। फिर आदिल ने ही फरीदाबाद में 360 किलो से ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ होने और हथियारों समेत कई आपत्तिजनक सामान होने की जानकारी दी। इसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल के यहाँ से सारे गैर कानूनी सामान बरामद किए गए। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरिया में भी है, जैसे एक एक्यूजर्स के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है, हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है। सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी J&K पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। फरीदाबाद से गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल के साथ एक मौलवी भी हिरासत में लिया गया है। आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल रोजाना 5 बार नमाज पढ़ने उसी की मस्जिद में जाता था जहां ये मौलवी इमाम था। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये सामान कहां इस्तेमाल होना था। क्या ये सब आतंकी वारदात में इस्तेमाल करने के लिए आरोपी डॉक्टर ने अपने कमरे में रखा था? इस बीच गुजरात में ATS ने आतंकी संगठन ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान की एक बड़ी साजिश नाकाम की है। अहमदाबाद में गिरफ्तार हुए डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन पर आरोप है कि वो भारत में रासायनिक जहर से हमले की साजिश को अंजाम देने वाला था। पुलिस ने उसके पास से हथियारों के साथ केमिकल भी बरामद किया है। गुजरात ATS की गिरफ्त में आए इन 3 संदिग्ध आतंकियों में से एक डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन के पास से वो केमिकल बरामद हुआ जिससे देश में बहुत बड़ी तबाही मच सकती थी। ये एक ऐसा केमिकल वेपन है जो हजारों लोगों को जहर से मौत की नींद सुला सकता था, लेकिन ये संदिग्ध आतंकी देश में ऐसी तबाही मचाते उससे पहले ही गुजरात ATS की टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों में से एक डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन के पास से हथियार और एक संदिग्ध लिक्विड केमिकल बरामद हुआ है। जांच में पता चला है कि रिसिन नामक खतरनाक रासायनिक पदार्थ है। ये लिक्विड इंसान के शरीर के संपर्क में आते ही जानलेवा असर डाल सकता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये पदार्थ साइनाइड से भी घातक है। गुजरात ATS के मुताबिक गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन चीन से MBBS कर चुका है, जो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत से जुड़े विदेश में बैठे कट्टरपंथियों के संपर्क में था। शुरुआती जांच में सामने आया कि अहमद ने मेडिकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल कर इस जहर को तैयार करने की प्रक्रिया सीखी थी। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों का मकसद अहमदाबाद, लखनऊ और दिल्ली में जहर के हथियार से तबाही मचाना था। सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है जिसने चाइना से MBBS किया है। ये काफ़ी पढ़ा लिखा है, काफ़ी रेडिकल मेंटलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में, मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कांटेक्ट में था। अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज़्यादा लाइव कम्युनिकेशन था वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम ID थी जिसके साथ एक कांटेक्ट में था, जिसे अपना आमिर मानता था। अब्बू खदीजा जो है वो ISKP का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। ATS की पूछताछ में आरोपी अहमद मोहिउद्दीन ने बताया कि ये हथियार राजस्थान के हनुमानगढ़ से मंगवाए गए थे। वो इन्हें गुजरात में सप्लाई करने वाला था और डिलीवरी पूरी करने के बाद हैदराबाद लौटने वाला था। ATS ये पता लगा रही है कि हथियार किस चैनल के जरिए सप्लाई नेटवर्क में आए और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। इस पूरे केस में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी शामिल हैं। गुजरात ATS का दावा है कि ये मॉड्यूल किसी बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहा था जिसे समय रहते फेल कर दिया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में ड्रोन वाली नई सियासत ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है क्योंकि आदित्य ठाकरे ने उनके घर मातोश्री की जासूसी का आरोप लगाया है। उन्होंने डंके की चोट पर कहा है कि उनके घर पर ड्रोन से नजर रखी गई है। आदित्य ठाकरे के ऐसे कहते ही महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच गई। उद्धव ठाकरे के बेटे और विधायक आदित्य ठाकरे ने जैसे ही आरोप लगाया कि उनके घर यानी कि मातोश्री पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है, ये खबर जंगल की आग की तरह फैलनी शुरू हो गई। क्योंकि बात मातोश्री की थी, यानी एक ऐसा घर जो सालों से महाराष्ट्र की सियासत का केंद्र है।
आरोप आदित्य ठाकरे ने लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर साफ लिख दिया, उनके घर के बाहर हुई ड्रोन निगरानी एक शर्मनाक घटना है। लेकिन उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो एक निगरानी वाले राज्य में रह रहे हैं। मुंबई को पता है कि कलानगर का मातोश्री ये ठाकरे परिवार का निवास स्थान है और ठाकरे परिवार यहाँ दशकों से रहता है। अगर किसी ड्रोन को कुछ सर्वे करना है तो जरूर बताया जाना चाहिए कि हम कोई सर्वे कर रहे हैं। MMRDA पुलिस की परमिशन लेके कौन सी ऐसी सर्वे कर रही है जिस सर्वे में सिर्फ मातोश्री का ही परिसर दिखाया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुंबई में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर है। आदित्य ठाकरे के जासूसी वाले आरोप पर उन्हें AIMIM नेता वारिस पठान का भी साथ मिला। राइट टू प्रिवेसी हर इंसान का प्रिवेसी का अधिकार है। अगर मेरे घर के ऊपर कोई ड्रोन घुमा रहा है तो यकीनन बात है मैं सवाल तो करूंगा ना कि भाई मेरे घर के ऊपर ड्रोन क्यों घुमा रहे हो, तुम तो इलीगल है, परमिशन लेना पड़ता है, ऐसा आप ड्रोन तो चला नहीं सकते। तो अगर आप किसके ऊपर निगरानी रख रहे हो, ड्रोन के जरिए रख रहे हो, ड्रोन किसने भेजा, कहाँ से आया, क्यों आया, ये तमाम चीज़ की तो इंक्वायरी करना चाहिए ना। कि कोई भी अगर मेरे पर ड्रोन भेज दिया, कोई अटैक कर दिया मुझ पर, तो मैं क्या करूँगा। तो ये तो मुंबई पुलिस है, प्रशासन है, इसको जवाब देना है, इंक्वायरी करना है कि क्यों ड्रोन आया था, किसने भेजा था, क्यों भेजा था और क्या वजह थी। इस बीच पुलिस ने एक आधिकारिक बयान जारी किया और साफ कर दिया कि ड्रोन उड़ाने की परमिशन MMRDA को दी गई है, क्योंकि उन्हें प्रोजेक्ट शूट करना था। इसलिए मामले को गलत तरीके से देखना गलत है। लेकिन पुलिस का ये बयान आने से पहले ही बात बढ़ चुकी थी और महाराष्ट्र में ड्रोन पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी थी। अगली खबर बजट से जुड़ी हुई। तो बजट से पहले बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थशास्त्रियों, किसान संगठन और कृषि विशेषज्ञों के साथ बजट को लेकर बैठक की। बैठक में अर्थशास्त्रियों ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर जोर दिया, तो वहीं किसानों ने प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा देने के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बदलाव करने की मांग की है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता आलोक प्रियादर्शी से। आलोक, अर्थशास्त्रियों और किसान संगठनों ने क्या सुझाव दिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को? बिल्कुल, देखिए, बजट पूर्व बैठकों का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ आज पहले दिन अर्थशास्त्री और कृषि संगठनों की मुलाकात हुई है। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली कि जो इकोनॉमिस्ट हैं खासतौर से चाहते हैं कि क्लीन एनर्जी और क्लीन मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीजों पर सरकार का जोर हो और साथ ही साथ अर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई जाए ताकि रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार से कई मुद्दों पर मांग की गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए सरकार को कदम उठाया जाना चाहिए और साथ ही साथ जो PLI स्कीम मौजूदा है उसको रिवैम्प किया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा MSMEs इसमें शामिल हो सकें। राजकोषीय घाटे को काबू में रखते हुए सरकार से यह भी अपील की गई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सरकार का खर्च है वो लगातार बढ़ते रहना चाहिए। ये इकोनॉमिस्ट ने माना कि GST कटौती से एक तरह से डिमांड में बढ़ोतरी आई है, कंजम्पशन बूस्ट हुआ है, लेकिन इस मोमेंटम को जारी रखने के लिए सरकार को लगातार प्रयास करने की जरूरत है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो खाली पड़ी जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं, जो जमीनें हैं, उस पर टैक्स लगाया जाना चाहिए ताकि प्रोडक्शन लगातार बढ़ सके। अगर हम बात करें किसान संगठनों की और एक्सपर्ट्स की, तो किसान संगठनों ने मांग की है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर सरकार को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए, उसके लिए डेडिकेटेड फंड देना चाहिए और इसके अलावा जो फसल बीमा योजना है उसको रिवैम्प करने की जरूरत है क्योंकि सरकार इसमें करीब 90% फंड खुद देती है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि नुकसान की भरपाई को सरकार सीधे कर दे और साथ ही साथ एक डेडिकेटेड फंड बना दिया जाए। फसल बीमा योजना जैसी एक तरह से कहें तो उनकी औचित्य पर ही सरकार जो किसान संगठन है उन्होंने सवाल उठाया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के लिए एक समग्र पॉलिसी होनी चाहिए और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार को लगातार प्रयास करते रहने की जरूरत है। तो ये कुछ डिमांड्स हैं जो आज की बैठक में सामने आई हैं अर्थशास्त्री और कृषि संगठनों के जरिए। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी पर। अगली खबर में बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली ही बनी हुई है। कई जगहों पर AQI 400 पार तक पहुंच गया और इस वक्त भी स्थिति बहुत खराब श्रेणी में है। वहीं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने अभी तक ग्रैप के तीसरे स्तर को लागू करने की सिफारिश नहीं की है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रोहन सिंह। राजधानी की हवा आज भी बहुत खराब की श्रेणी में बनी हुई है। आज सुबह जब दिल्ली वाले उठे तो अधिकतर लोगों ने आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ की शिकायत दर्ज की और ऐसा इसलिए क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आज सुबह लगभग 450 तक पहुंच चुका था, जो कि जो गंभीर श्रेणी है उसके काफी करीब थी। एक तरह की धुंध छाई हुई थी। दिन जैसे जैसे चढ़ा है
स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी जो स्थिति है AQI है दिल्ली का वो 345 है, जो कि बहुत खराब की श्रेणी में आता है। साथ ही अगर दिल्ली के कुछ ऐसे इलाकों की बात करें, खासतौर पर जो औद्योगिक इलाके हैं जैसे जहांगीरपुरी, बवाना, वजीरपुर, यहाँ पर AQI 400 के भी पार है। साथ ही दिल्ली के जो आसपास के इलाके हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, यहाँ भी कमोबेश वही स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में इस वक्त ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का स्टेज 2 लागू है, जो कि यहाँ वाटर स्प्रिंकलिंग, स्मॉग गन जैसे कुछ कदम जो हैं वो उठाए जाते हैं, लेकिन साफ दिख रहा है कि ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि प्रदूषण की स्थिति लगातार बनी हुई है। कल शाम को जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसने एक बैठक की और उसने जो ग्रैप का 3rd स्टेज है उसको लगाने पर मीटिंग की थी, लेकिन अभी उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। अगर ये फैसला होता है तो दिल्ली और NCR में जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनको बंद करने पर, ऑफिस की एक्टिविटीज़ को कम करने पर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि प्रदूषण की स्थिति राजधानी में बनी हुई है और दिल्ली वालों को इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल शाम को यहाँ पे इंडिया गेट, जहाँ पे मैं हूँ, बड़ी संख्या में लोग आए थे प्रदूषण के खिलाफ, जो विफलता है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। कई लोगों को डिटेन किया गया था, लेकिन अभी की जो स्थिति है प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है और अगर कोई खास कदम नहीं उठाए जाते हैं तो आने वाले कुछ दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। रोहन सिंह, दिल्ली। हम तो वैसे उधर आए थे जनकपुरी, आपका द्वारका साइड, तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि मेरे को तो खांसी भी आनी शुरू हो गई। कल ही मैं आया हूँ, कल से पूरा गले में एकदम खराश हो रही, बड़ा मुश्किल लग रहा है कि गाड़ी से बाहर निकले तो निकले कैसे। थोड़ा ये वाला एरिया थोड़ा सा ठीक लग रहा है, पर लेकिन पोल्यूशन फिर भी बहुत है। आर्टिफिशियल बारिश होने वाली थी पर वो हुई नहीं है, शायद मेरे को लग रहा है। अगर वो हो जाता तो बढ़िया रहता है। लोग भी ज्यादा है, बड़ा शहर है और गाड़ी भी बहुत है, वो भी पोल्यूशन पे ऐड करती है। इफेक्ट अभी नहीं दिखेगा तो लाइक क्रॉनिक कोई साल, लाइक फ्यू इयर्स बाद दिखेगा ना। हाँ, तो अपने लंग्स को, अपने ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सिर्फ एक ही है, रहना तो बहुत सालों बाद भी इफेक्ट दिखा सकता है ना। ये यहाँ तो 420 ये सब बहुत पोल्यूशन है। पर ब्रीथिंग वो कैसा है कि सब टॉक्सिक एयर है सर। राइट टू फ्री एयर, टू ब्रीथ फ्री एयर इज इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ आवर राइट टू लिव अंडर आर्टिकल 21। अगर आदमी फ्री एयर नहीं, इफ ही कांट ब्रीथ फ्री एयर, हाउ कैन ही लिव? दैट्स द बेसिक राइट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। इतने लोग हैप्पी से आ रहे हैं, फिर रहे, तो सब जहर ले रहे हैं अंदर। अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के फेल्ड फील्ड मार्शल असीम मुनीर की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपना प्रमोशन करवाकर असीम मुनीर फील्ड मार्शल बना और अब संविधान बदलकर उसे सभी सेना प्रमुखों का प्रमुख बनाया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान का न्यूक्लियर कंट्रोल भी उसके पास आ जाएगा। जो बदलाव किए जा रहे हैं उसके मुताबिक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष पद को समाप्त करके उसकी जगह पर CDF का पद लाया जाएगा। यह पद वर्तमान सेना अध्यक्ष असीम मुनीर के पास होगा और CDF ही सेना, नौसेना और वायुसेना का संवैधानिक प्रमुख भी होगा और उनकी नियुक्ति भी करेगा। यह बदलाव जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे शक्तिशाली सैन्य अधिकारी बना देगा। पाकिस्तान की मुख्य विपक्ष पार्टी यानी PTI इस कदम का विरोध कर रही है। और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले आवाज अड्डा पर पाकिस्तान पर ही चर्चा होगी कि क्या पाकिस्तान में संविधान संशोधन करके असीम मुनीर को जो पावरफुल बनाया जा रहा है वो क्या साइलेंट तख्ता पलट है? जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। अब एक नजर डालेंगे आज के बाजार के हाल पर। तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा है। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए तो सेंसेक्स 319 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी ने 82 पॉइंट की छलांग लगाई। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी दिखी है। आज बाजार में कारोबार के दौरान IT, डिफेंस, फार्मा शेयरों में भी खरीदारी रही है। तो मेटल और एनर्जी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं, जबकि रियल्टी FMCG इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए हैं।
तो सेबी ने डिजिटल गोल्ड को निवेश के लिए सुरक्षित नहीं माना है। उन्होंने ये कहा है कि उनके रेगुलेटरी दायरे में नहीं आता है और ऐसे में अगर निवेशकों को नुकसान हुआ तो उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी। सेबी ने बताया कि हाल के दिनों में कई ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स डिजिटल गोल्ड के निवेश को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे में ई गोल्ड निवेशकों को लेकर बड़ा जोखिम की आशंका है, क्योंकि डिजिटल गोल्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से बाहर है। ऐसे में अगर कोई धोखाधड़ी होती है या कंपनी ऑपरेशनल दिक्कतों से चलते दिवाली जैसी स्थिति में पहुंच जाती है तो निवेशकों का पैसा डूब जाएगा और कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। सेबी ने साफ किया है कि डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड का विकल्प नहीं माना जा सकता है और निवेशक अगर सोने का सुरक्षित विकल्प चाहते ही है तो ETF, म्यूचुअल फंड या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। और इसी पर आज चर्चा होगी कंज्यूमर अड्डा में भी। जी हाँ, डिजिटल गोल्ड पर सेबी ने जो चेतावनी दी है तो उसको कैसे लेना चाहिए और सोने के कारोबार और कीमत पर इसका क्या असर पड़ेगा, यही जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा आज शाम 5:57 पर। अगली खबर में बात करेंगे ई कॉमर्स की। तो ई कॉमर्स पर प्रोडक्ट खरीदने से अब आप भारत में बने प्रोडक्ट को सबसे पहले प्राथमिकता दे सकते हैं। कंज्यूमर ऑफर्स मंत्रालय ने अभी ई कॉमर्स कंपनियों को कंट्री ऑफ ओरिजिन का सर्च और फिल्टर ऑप्शन भी अनिवार्य कर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। सरकार मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार देशवासियों से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदने की अपील कर चुके हैं। अब सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों के लिए एक नया ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत जितनी भी ई कॉमर्स कंपनी है अभी प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन दिखा रही थी, लेकिन अब आप दूसरे प्रोडक्ट्स को मेड इन इंडिया और दूसरे प्रोडक्ट को अलग कर सकेंगे, उनको सर्च कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई घड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप उसमें देख पाएंगे कि कौन सी घड़ियां जो भारत के अंदर बनी हुई है, आप उस प्रोडक्ट को अलग कर सकते हैं। सिर्फ उसी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं जो मेड इन इंडिया के अंदर ही बने हुए हैं। तो सरकार ने भी उसका एक ड्राफ्ट जारी किया और सभी स्टेक होल्डर से 22 नवंबर तक राय मांगी है। एक बार राय मिलने के बाद सरकार इसको अनिवार्य कर देगी। उसके बाद इसमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को आसानी से फिल्टर करते हुए खरीद पाएंगे। अगली बड़ी खबर है तिरुपति मंदिर से जुड़ी हुई। तो तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में मिलावट पर सीबीआई की रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जिस डेयरी ने कभी दूध या मक्खन खरीदा ही नहीं, उसने भगवान के लड्डू में 68 लाख किलो नकली घी सप्लाई किया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, सीबीआई ने रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे किए हैं? जी, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसका लड्डू प्रसादम बहुत ही मशहूर है, लेकिन सीबीआई की जांच में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं, वो डराने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं, क्योंकि इसमें ये पाया गया कि 5 साल तक 2019 से 2024 तक इस लड्डू प्रसाद में जिस घी का इस्तेमाल हुआ वो घी नकली था। और सिर्फ नकली ही नहीं था, इसमें खतरनाक केमिकल्स मिले हुए थे, इसमें एनिमल फैट मिला हुआ था, इसमें पाम ऑयल जैसी चीज़ें मिली हुई थी। और जो डेयरी जिस पर शिकंजा कसा गया है वो है उत्तराखंड की भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी, जिसने 2019 से लेकर 2024 तक ये मिलावटी घी सप्लाई किया। करीब 68 लाख किलोग्राम घी सप्लाई किया गया। कुल कीमत इसकी लगभग 250 करोड़ की थी, लेकिन ये सारा नकली था। और ख़ास बात यह है कि इस जो घी जो इन्होंने सप्लाई किया उसको बनाने में एक बूंद दूध को भी परचेज नहीं किया इस समय में, यानी कि सारे जो पूरा घी बना हुआ है पूरा केमिकल से बना हुआ था, पूरा नकली था। और इसके लिए जो तमाम दस्तावेज थे वो पूरी तरह से फर्जी बनाए गए थे। और ये सारा खुलासा हुआ दिल्ली का एक सप्लायर जब गिरफ्तार हुआ, अजय कुमार सुगंध नाम का, तो उसने ये खुलासा किया कि मोनोडाई ग्लिसराइड और साथ ही एसिडिक एसिड एस्टर नाम के कुछ केमिकल्स थे जिनका इस्तेमाल किया गया। और सिर्फ इतना नहीं, एक और मज़ेदार चीज़ ये है कि 2022 में इस फर्म को ब्लैकलिस्ट किया गया था मंदिर ट्रस्ट के द्वारा और इसके जो कंसाइनमेंट्स थे उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन ये जो पूरा कंसाइनमेंट था उसको डिस्ट्रॉय करने के बजाय ये वापस दोबारा से मंदिर में आ जाता है दूसरे डेयरी के माध्यम से। और जो कंसाइनमेंट था उसे भी डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, वो पास में ही किसी और डेयरी में स्टोन क्रशर के जरिए जो है उसको फिर से मिलाया गया, उसकी रीलेबलिंग की गई और दोबारा से वो मंदिर में आ जाता है। और अलग अलग जो है फर्मों के द्वारा 2024 तक ये सप्लाई जो है वो जारी रहती है। अब सीबीआई की जो जांच है वो इस डेयरी पर तो है ही, लेकिन साथ ही सीबीआई अब ये भी देख रही है कि इसका असर कितना हुआ है और साथ ही क्या मंदिर ट्रस्ट के कुछ अफसर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आने वाले दिनों में इसे लेकर कुछ और खुलासे भी सुनने को मिल सकते हैं। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी पर। अभी के लिए आवाज समाचार में बस इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर।